नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री के इस वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का पहला चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज हम इस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोबारा से बोलता हूँ, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा कथन है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। नीचे बोला गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। मतलब कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मतलब कि सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और केथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, ना कि विंध्य क्षेत्रों में। अतः कथन 2 गलत है। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लोहरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा कथन है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। नीचे बोला गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। मतलब कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। चलिए इसके बारे में और भी ज़्यादा फैक्ट जान लेते हैं। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए अवंती, ऑप्शन नंबर बी वज्जी, ऑप्शन नंबर सी काशी और ऑप्शन नंबर डी है मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबसार था, यानी लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। चौथे नंबर का प्रश्न है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन नंबर ए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दूसरा कथन है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। और नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। इसके बारे में और भी ज़्यादा फैक्ट जानने के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। बी ऑप्शन है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ हाथ है, यानी मेनू का अर्थ हाथ है। और ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। और डी ऑप्शन है, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। आपको बताना है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर का प्रश्न है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। और दूसरा कथन है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अब पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। इसके बारे में आपको और जानना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। 7 नंबर का प्रश्न है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए अरामाइक और ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी यूनानी और ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी और तमिल, और ऑप्शन नंबर डी है यूनानी और अरामाइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरामाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न है, कथन ए है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण आर है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। और नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।